आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाली हैं जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों के सोचने का तरीका बदल दिया है। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स। हम सब ने नए साल के रेजोल्यूशन बनाए हैं, जिम जाने का सोचा है, कोई नई स्किल सीखने की कोशिश की है और ज्यादातर बार कुछ हफ्तों में ही हिम्मत हार गए। बिल्कुल। और फिर हम खुद को दोष देते हैं कि शायद हम में इच्छा शक्ति की कमी है या हम आलसी हैं। हाँ, और यही इस किताब का सबसे मजबूत पॉइंट है। ये कहती है कि प्रॉब्लम आप में नहीं, आपके सिस्टम में है। सही कहा। तो आज हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि आदतें क्या हैं, बल्कि इस सवाल का जवाब खोजेंगे कि जानते हुए भी कि हमारे लिए क्या सही है, हम उसे कर क्यों नहीं पाते। और क्या सच में छोटे छोटे एटॉमिक बदलाव इसका जवाब हो सकते हैं। और इस पूरी फिलॉसफी की जड़ मतलब लेखक की अपनी जिंदगी के एक बहुत दर्दनाक हादसे में। ये कोई थ्योरी नहीं है जो उन्होंने सिर्फ लाइब्रेरी में बैठ के बनाई हो। बिल्कुल सही कहा। हाई स्कूल में बेसबॉल खेलते हुए एक बैट फिसलकर सीधा उनके चेहरे पर लगा था। हाँ, और चोट बहुत बहुत गंभीर थी। मतलब उनकी खोपड़ी में कई फ्रैक्चर हुए, आंखों की रोशनी जाने का खतरा था और उन्हें कोमा में रखना पड़ा था। उस हादसे ने उनकी जिंदगी को बिल्कुल जीरो पर लाके खड़ा कर दिया था। हाँ, महीनों तक वो ठीक से चल नहीं पाते थे, उन्हें दौरे पड़ते थे और जब वो ठीक होकर अपने सपने यानी बेसबॉल खेलने के लिए मैदान पर लौटे तो उन्हें टीम से ही निकाल दिया गया। हाँ, ये किसी के लिए भी टूटने वाला पल हो सकता था। लेकिन यहीं से कहानी बदलती है। उन्होंने कोई एक बड़ा चमत्कारी काम नहीं किया। नहीं, उन्होंने बस हर रोज बहुत छोटे छोटे लगभग न दिखने वाले सुधार करने शुरू किए। जैसे रोज रात को जल्दी सोना, हर रोज थोड़ा वजन उठाना, पढ़ाई के लिए कमरे को साफ सुथरा रखना, ऐसी छोटी छोटी चीजें। और ये छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे जुड़ती गईं। कुछ साल बाद वही लड़का जिसे टीम से निकाल दिया गया था अपने कॉलेज की बेसबॉल टीम का स्टार एथलीट बना और उसे ESPN की एकेडमिक ऑल अमेरिका टीम के लिए चुना गया। बिल्कुल, ये कहानी ही एटॉमिक हैबिट्स का दिल है कि सफलता बड़े फैसलों का नहीं बल्कि रोज की छोटी छोटी आदतों का नतीजा है। चलिए तो इसी आइडिया को और खोदते हैं। किताब में ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का एक कमाल का उदाहरण है जो इस छोटे सुधार वाली बात को साबित करता है। लगभग 100 सालों तक इस टीम का प्रदर्शन बेहद मामूली था। मामूली कहना भी शायद तारीफ होगी। हालत इतनी खराब थी कि एक बड़ी बाइक कंपनी ने उन्हें अपनी बाइक बेचने तक से मना कर दिया था। सच में? हाँ, इस डर से कि अगर ब्रिटिश साइकिलिस्ट उनकी बाइक चलाते हुए दिखे तो उनकी ब्रांड इमेज खराब हो जाएगी। सोचिए कितनी बुरी हालत होगी। फिर 2003 में डेव ब्रेल्सफोर्ड को टीम का नया परफॉर्मेंस डायरेक्टर बनाया गया और उनकी फिलॉसफी बहुत अलग थी। उन्होंने एक आइडिया अपनाया जिसे वो कहते थे मामूली लाभ का एकत्रीकरण। अच्छा। या आसान भाषा में कहें तो हर चीज में 1% का सुधार खोजना। मतलब साइकिलिंग से जुड़ी हर छोटी बड़ी चीज को बस 1% बेहतर बनाना। बस 1%। अच्छा, तो यहाँ मामला सिर्फ बाइक के टायर और सीट तक ही सीमित नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने उन चीजों पर भी ध्यान दिया जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। जैसे उन्होंने पता लगाया कि राइडर्स के लिए सबसे अच्छी मसाज जल कौन सी है जिससे मसल्स जल्दी रिकवर हों। अच्छा। उन्होंने सर्जनों से हाथ धोने का सही तरीका सीखा ताकि खिलाड़ी बीमार न पड़े। हाथ धोने का सही तरीका? हाँ, यहाँ तक कि टीम के ट्रक के अंदर का रंग सफेद करवा दिया ताकि धूल के छोटे से छोटे कण भी दिख जाएं और बाइक की परफॉर्मेंस पर असर न डालें। ये तो जुनून की हद है। मतलब तकियों और गद्दों तक को बदल दिया ताकि हर राइडर को हर रात अच्छी नींद आए। हर एक छोटी चीज। सर, ये सुनने में तो बहुत छोटी छोटी बातें लगते हैं। क्या सच में इनसे कोई बड़ा फर्क पड़ा? फर्क इतना बड़ा पड़ा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हाँ। जब ये सैकड़ों 1% वाले सुधार इकट्ठा हुए तो नतीजे वो एक विस्फोट की तरह आए। सिर्फ 5 साल में ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 60% गोल्ड मेडल जीत लिए। 60%? हाँ, अगले कुछ सालों में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े और 6 साल में 5 बार टूर डी फ्रांस जैसा मुश्किल टूर्नामेंट जीता। कमाल है। तो ये जो 1% बेहतर होने वाला गणित है, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असलियत में इसे मापना बहुत मुश्किल है। मतलब आज मैं कल से 1% बेहतर कैसे हूँ? क्या किताब इस बारे में बात करती है कि इसे सिर्फ एक फिलॉसफी की तरह न देखकर प्रैक्टिकल कैसे बनाया जाए? बिल्कुल, और यही सबसे बड़ा चैलेंज और गलतफहमी है। क्लियर का तर्क ये नहीं है कि आप रोज खुद को स्कोर दें। अच्छा। उनका मतलब है कि आप एक ऐसा सिस्टम बनाएं जो आपको स्वाभाविक रूप से 1% बेहतर होने की दिशा में ले जाए। ये स्कोर के बारे में कम और दिशा के बारे में ज्यादा है। तो आदतें सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट होती हैं। एग्जैक्टली। जैसे पैसे कंपाउंड होते हैं,
वैसी ही आदतें भी होती हैं, अच्छी भी और बुरी भी। ठीक है। ब्रिटिश साइकिलिंग की कहानी ये तो साबित करती है कि छोटे कदम काम करते हैं, लेकिन मेरे मन में एक सवाल आता है। शुरू में जब नतीजे नहीं दिखते तब टिके कैसे रहे? वो जो जिम जाने के 1 महीने बाद वजन कम ना होने पर हिम्मत टूट जाती है, उसका क्या? ये बहुत बहुत जरूरी सवाल है और किताब इसे निराशा की घाटी या वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कहती है। निराशा की घाटी? हाँ, हम उम्मीद करते हैं कि प्रोग्रेस एक सीधी रेखा में ऊपर जाएगा। हम सोचते हैं कि 10 दिन मेहनत की तो 10 दिन का नतीजा दिखना चाहिए। हाँ बिल्कुल। पर ऐसा होता नहीं है। कभी नहीं होता। असल में प्रोग्रेस का असर दिखने में समय लगता है। किताब में बर्फ के पिघलने का एक बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा। सोचिए एक कमरे में बर्फ का टुकड़ा रखा है और तापमान है -5 डिग्री। आप तापमान बढ़ाना शुरू करते हैं, -4, -3, -2। कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता है। बर्फ वैसी की वैसी है। आपको लगता है कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है। फिर तापमान 0 डिग्री पर पहुंचता है और अचानक बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। अच्छा। वो 1 डिग्री का बदलाव जो पिछले बदलावों जैसा ही था, एक बहुत बड़ा नतीजा लेकर आता है। सफलता के पल अक्सर कई महीनों या सालों की मेहनत का नतीजा होते हैं, जो उस पल से ठीक पहले तक दिखाई नहीं दे रही थी। ये बांस के पौधे वाला उदाहरण जैसा है, जो पहले 5 साल तक जमीन के नीचे अपनी जड़ें फैलाता है। हाँ। और फिर सिर्फ 6 हफ्तों में 90 फीट ऊंचा हो जाता है। हाँ, पर असल जिंदगी में 5 साल तक बिना किसी नतीजे के मेहनत करना तो लगभग नामुमकिन लगता है। सही बात है। क्या किताब इस पर कोई प्रैक्टिकल सलाह देती है कि उस दौरान हिम्मत कैसे बनाए रखें? हाँ, और यहीं पर किताब का सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा आता है। क्लियर कहते हैं कि लक्ष्यों पर ध्यान देना बंद करो और सिस्टम पर ध्यान दो। लक्ष्यों पर नहीं, सिस्टम पर। हाँ, लक्ष्य वो है जो आप हासिल करना चाहते हैं, जैसे किताब लिखना। सिस्टम वो प्रक्रिया है जिससे आप उस लक्ष्य तक पहुंचते हैं, जैसे हर रोज सुबह एक पेज लिखना। विजेता और हारने वाले दोनों के लक्ष्य एक ही होते हैं। हर कोई ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतना चाहता है। फर्क उनके रोज के सिस्टम में होता है। ठीक है, तो सिस्टम कैसे बनाएं? हम इन सिद्धांतों को लागू कैसे करें? इसे समझने के लिए पहले आदत के 4 स्टेप्स को समझना होगा। हर आदत इसी लूप पर चलती है। 4 स्टेप्स? हाँ, पहला क्यू यानी इशारा, दूसरा क्रेविंग यानी इच्छा, तीसरा रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया और चौथा रिवॉर्ड यानी इनाम। एक उदाहरण से समझाएंगे? जरूर। मान लीजिए आपका फोन बजता है, ये क्यू है। ठीक है। आपको ये जानने की इच्छा होती है कि किसका मैसेज है, ये क्रेविंग है। तो पहला नियम क्या है? पहला नियम है इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस, जो क्यू को टारगेट करता है। हमारी ज्यादातर आदतें हमारे माहौल से तय होती हैं। हमें लगता है कि हम अपनी इच्छा से फैसले लेते हैं, पर असल में हमारे आसपास की चीजें हमें एक्शन लेने पर मजबूर करती हैं। इसका कोई दिलचस्प उदाहरण है किताब में? हाँ, मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल का। डॉक्टर एनी थॉर्नडाइक कैफेटेरिया में लोगों की खाने की आदतें सुधारना चाहती थी, लेकिन बिना किसी को लेक्चर दिए। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बस एक छोटा सा बदलाव किया। पहले कैश रजिस्टर के पास रखे फ्रिज में सिर्फ सोडा बिकता था। उन्होंने उन सभी फ्रिज में पानी की बोतलें भी रखवा दी। बस इतना ही? हाँ, और कैफेटेरिया में कई जगहों पर पानी के बास्केट रख दिए। और नतीजा? अगले 3 महीनों में सोडा की बिक्री 11% कम हो गई और पानी की बिक्री 25% से ज्यादा बढ़ गई। कमाल है। किसी को कुछ कहा नहीं गया, किसी की इच्छा शक्ति को टेस्ट नहीं किया गया। सिर्फ अच्छी आदत यानी पानी पीने के क्यू को ज्यादा स्पष्ट और आसान बना दिया गया। तो मतलब अगर मुझे रोज सुबह उठकर दौड़ने जाना है, तो मुझे अपने दौड़ने वाले जूते बिस्तर के ठीक बगल में रखने चाहिए? बिल्कुल। अपने माहौल को इस तरह डिजाइन करें कि अच्छी आदतों के इशारे आपके सामने हों और बुरी आदतों के इशारे छिपे हुए हों। ठीक है, ये समझ आया। दूसरा नियम है इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। कोई आदत आकर्षक कैसे हो सकती है, खासकर अगर वो बोरिंग हो, जैसे रोज कसरत करना? इसका कनेक्शन सीधे हमारी सामाजिक बनावट से है। हम वही करना चाहते हैं जो हमारे आसपास के लोग कर रहे हैं, जिसे वो नॉर्मल मानते हैं। मनोवैज्ञानिक सोलोमन एश का एक क्लासिक प्रयोग है। लोगों को एक लाइन दिखाकर पूछा गया कि 3 और लाइनों में से कौन सी लाइन उसके बराबर है। जवाब बिल्कुल साफ था। ये तो कोई भी बता देगा। हाँ, लेकिन उस कमरे में बाकी लोग एक्टर थे और उन्होंने जानबूझकर गलत जवाब देना शुरू कर दिया। अच्छा। कुछ देर बाद वो अकेला इंसान भी, जिसे सही जवाब पता था, भीड़ के साथ गलत जवाब देने लगा। हम में समूह का हिस्सा बने रहने की इच्छा इतनी मजबूत होती है।
तो इसका मतलब है कि अगर मुझे ज्यादा किताबें पढ़ने की आदत डालनी है तो मुझे एक बुक क्लब ज्वाइन कर लेना चाहिए। बिल्कुल। या अगर फिट होना है तो ऐसे दोस्त बनाने चाहिए जो फिटनेस को लेकर सीरियस हों। एग्जैक्टली। एक ऐसे कल्चर का हिस्सा बनिए जहां आपका मनचाहा व्यवहार एक सामान्य व्यवहार माना जाता हो। इससे वो आदत अपने आप आकर्षक बन जाएगी। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है। तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम है इसे आसान बनाएं। इंसान का दिमाग हमेशा कम से कम मेहनत वाला रास्ता चुनता है। जो काम आसान लगता है हम उसे करते हैं, जो मुश्किल लगता है उसे टालते हैं। इसका किताब में फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी की फोटोग्राफी क्लास का एक शानदार उदाहरण है। हाँ। प्रोफेसर जेरी यूल्समैन ने अपनी क्लास को 2 ग्रुप में बांट दिया। एक था क्वांटिटी ग्रुप, जिन्हें उनके द्वारा खींची गई तस्वीरों की संख्या के आधार पर ग्रेड मिलना था। 100 फोटो मतलब A ग्रेड, 90 मतलब B वगैरह। और दूसरा था क्वालिटी ग्रुप। उन्हें पूरे सेमेस्टर में सिर्फ एक तस्वीर जमा करनी थी, लेकिन वो तस्वीर परफेक्ट होनी चाहिए थी। अच्छा, तो आपको क्या लगता है सबसे अच्छी तस्वीरें किस ग्रुप ने बनाई होंगी? क्वालिटी ग्रुप ने। नहीं, हैरानी की बात ये थी कि सारी बेहतरीन तस्वीरें क्वांटिटी ग्रुप से आईं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो लोग बस तस्वीरें खींचते जा रहे थे। वो लाइटिंग, कॉम्पोजिशन के साथ प्रयोग कर रहे थे, अपनी गलतियों से सीख रहे थे। जबकि क्वालिटी ग्रुप सिर्फ परफेक्ट तस्वीर के बारे में सोचता रहा और ज्यादातर ने कुछ खास नहीं किया। ये तो मेरे साथ हो चुका है। मैंने एक ब्लॉग शुरू करने के बारे में महीनों तक सोचा, परफेक्ट टॉपिक और परफेक्ट डिजाइन खोजती रही, और नतीजा कुछ नहीं हुआ होगा। मैंने कभी एक भी पोस्ट नहीं लिखी। जबकि अगर मैं बस लिखना शुरू कर देती तो शायद अब तक बहुत कुछ सीख चुकी होती। यही इस नियम का सार है। एक्शन लेना जरूरी है, सिर्फ प्लानिंग करना नहीं। किताब में 2 मिनट रूल का जिक्र है। कोई भी नई आदत शुरू करनी है तो उसे 2 मिनट में पूरा होने लायक बनाओ। रोज एक किताब पढ़नी है को बदलकर रोज 1 पेज पढ़ना है कर दो। अच्छा। रोज जिम जाना है को बदलकर जिम के कपड़े पहनना है कर दो। एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है। और बुरी आदतों के लिए इसका उल्टा करना है, उन्हें मुश्किल बना देना है। बिल्कुल। जैसे लेखक विक्टर ह्यूगो अपनी किताब खत्म करने के लिए अपने सारे कपड़े एक संदूक में बंद करवा देते थे ताकि वो बाहर न जा सके। हाँ, ताकि लिखने पे ध्यान रहे। एग्जैक्टली। बुरी आदत के रास्ते में जितनी ज्यादा रुकावटें होंगी उसके होने की संभावना उतनी ही कम हो जाएगी। और आखिरी चौथा नियम है इसे संतोषजनक बनाएं। मेक इट सैटिस्फाइंग। ये रिवॉर्ड से जुड़ा है। हमारा दिमाग ऐसे काम करता है, जिस व्यवहार का तुरंत इनाम मिलता है उसे दोहराया जाता है, जिसका तुरंत दंड मिलता है उससे बचा जाता है। सही बात है। समस्या ये है कि अच्छी आदतों का इनाम, जैसे अच्छी सेहत, वो भविष्य में मिलता है, और बुरी आदतों का मजा, जैसे जंक फूड खाना, वो तुरंत मिलता है। तो हम अच्छी आदतों को तुरंत संतोषजनक कैसे बना सकते हैं? ये छोटा सा ट्रिक क्या सच में हमारे दिमाग पर काम करता है? हाँ, क्योंकि दिमाग को फीडबैक चाहिए होता है। उसे महसूस होना चाहिए कि मेहनत सफल हुई। अच्छा। इसका एक तरीका है हैबिट ट्रैकर का इस्तेमाल करना। हर बार जब आप अपनी आदत पूरी करते हैं, कैलेंडर पर एक एक्स लगा दें। कुछ ही दिनों में आप एक चेन बना लेंगे और आपका मन उस चेन को तोड़ने का नहीं करेगा। वो एक्स लगाना ही अपने आप में एक छोटा सा इनाम है। या हर बार जब आप कोई मुश्किल काम पूरा करें तो खुद को अपना पसंदीदा गाना सुनने जैसा छोटा सा इनाम दें। बिल्कुल। ये छोटी छोटी जीतें आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। तो अगर मैं इसे समेटूं तो जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स का सार ये है कि असाधारण परिणाम के लिए असाधारण कामों की जरूरत नहीं है। जरूरत है रोज किए जाने वाले छोटे छोटे लगातार सुधारों की, जो समय के साथ जुड़कर एक बड़ा पहाड़ बना देते हैं। बिल्कुल। ये लक्ष्य के जुनून से हटकर बेहतर सिस्टम बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में है। लक्ष्य आपको एक बार की जीत दिला सकते हैं, लेकिन सिस्टम आपको जिंदगी भर आगे बढ़ाता है। बहुत खूब। आज की बातचीत वाकई में बहुत गहरी और काम की थी। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। किताब में लेखक एक सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा काम है जो मुझे तो खेल जैसा लगता है लेकिन दूसरों को काम जैसा लगता है? दिलचस्प सवाल है। ये सवाल सिर्फ आदतें बनाने के बारे में नहीं है, ये पहचानने के बारे में है कि हमारे लिए स्वाभाविक रूप से क्या सही है। शायद असली सफलता उस खेल को चुनने में है जहां हमारी प्राकृतिक क्षमताएं और हमारी आदतें एक दूसरे का साथ देती हैं, और सुधार करना मेहनत नहीं, मजा बन जाता है।